Okay, so in the last lecture, we completed the sexual reproduction in flowering plant और उसके पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टडी किया था। हम लोग अपना यूनिट रिप्रोडक्शन जो है स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं, उसमें से 2 हमारे जो है वो हो चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दोनों हो चुके हैं। अभी इस लेक्चर में हम लोग जो है इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमटीजी की बुक में से हम लोग जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो एमटीजी नीट गाइड में से हम लोग इसके एमसीक्यूज अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 395 पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के टोटल जो है वो 9 एमसीक्यूज हैं और ये 9 एमसीक्यू हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के साथ में ही हमने सॉल्व किए थे उसके बाद में। सो नाउ वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। So open your page number 395 in MTG NEET guide and see the question number 10. What type of placentation is seen in sweet pea? Sweet pea में कौन से टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? So first you should know what is mean by placentation. Placenta जो होता है, it is a nutritive tissue which nourish the developing ovule in the plant. तो developing ovule को nourishment देने के लिए जो fertile tissue होता है जहां से nourishment पास होता है उसको placenta कहा जाता है। तो एक तरफ से ये ovule से जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ से ये ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमको ये पूछा है कि स्वीट पी के अंदर कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये जो प्लेसेंटेशन का जो टॉपिक है ये भी मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है और इसके अंदर ऑप्शन है मार्जिनल, बेसल, एक्साइल और फ्री सेंट्रल। तो ये सारी एग्जांपल्स वहां पर दी हुई हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, सबके एग्जांपल के साथ में दिया हुआ है। तो इसमें से जो पी प्लांट है, स्वीट पी हो जिसको लेथिरस ओडोरेटस कहते हैं या कि फिर अपना कॉमन गार्डन पी हो, पाइसम सेटिवम हो, सो इन जनरल जो फैमिली फेबेसी है या लिग्यूमिनोसी है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जो प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवर द प्लेसेंटा। मतलब जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर ओव्यूल का अरेंजमेंट, उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। सो स्वीट पी के अंदर जो प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है इट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिन पर जो है अटैच रहते हैं, ऐसा लेटरल सूचक रहता है। स्वीट पी का जो पॉड या कोई भी पी पॉड आप देखोगे तो वहां इस तरह से ऐसा पॉड के ऊपर ये लेटरल वॉल है, ओवरी वॉल, और इसके जस्ट नीचे जो है उसका प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर जो है ये प्लेसेंटा है, ये पूरा कंटिन्यूअस मैं लाइन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ इसको, और फिर इसी के ऊपर जो है यहाँ पर इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ओव्यूल्स आर अटैच्ड। ये मैंने लेटरल सूचक भी उसका दिखाया है। तो इस तरह से पी पॉड के अंदर देखोगे तो वहां पर इस तरह से लेटरल में ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे। तो ये ऐसा जो प्लेसेंटेशन होता है, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसको हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई in a normal embryo sac in dicot plant is arrangement of nuclei। embryo sac के अंदर जो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है डाइकॉट प्लांट के और नॉर्मली कैसा होता है? तो यहाँ ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं 3+3+2, दूसरा है 2+4+2, थर्ड ऑप्शन है 3+2+3, फोर्थ ऑप्शन है 2+3+3। तो ये जो 3+2+ जो भी दिया है ये नंबर ऑफ सेल के हिसाब से, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हिसाब से दिया हुआ है, न्यूक्लियाई के हिसाब से। तो अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने देखा लेक्चर के दौरान में
कि एक नॉर्मल टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है डाइकॉट प्लांट के अंदर वो इस तरह से होता है, एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के एंड में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलाजल पोर्शन की तरफ 3 सेल्स रहते हैं। These cells they are called antipodal cells। मिडल में बिफोर फर्टिलाइजेशन हमको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं and these 2 nuclei they are called polar nuclei because they have shifted from pole, each nucleus is shifted from one pole, so they are called polar nuclei। और यहाँ पर नीचे हमको सेंटर में एक लार्ज एक सेल देखने को मिलता है और 2 सेल्स जो है इसके सराउंडिंग के सेल्स रहते हैं which are called the synergic cells। तो ये दोनों synergic सेल हैं, this is the egg cell। और ये है हमारा नॉर्मल डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो सैक। ये दोनों हैं सिनर्जिक सेल जिससे फिलीफॉर्म एपरेटस बनते हैं ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द पोलर ट्यूब। ये दोनों जो है ये है पोलर और ये इस तरफ जो 3 है दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। तो यहाँ अरेंजमेंट पूछा है, अब इस तरह से पूछा है कि 3 + 2 + 3 2 + 3 + 4 इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। तो आप चाहे तो इसमें कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब ये ऊपर जो है ये चलाजल पोर्शन है और नीचे यहाँ पर जो है माइक्रोपाइलर पोर्शन है। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे इस तरफ तो भी आपको 3 सेल्स जो है ये माइक्रोपाइल की तरफ, 2 न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर पोलार के फॉर्म में और 3 जो है वो एंटीपोडल। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट है, 3 एंटीपोडल है, 2 पोलार है और यहाँ एक एपरेटस के अंदर टोटल 3 सेल्स हैं। सो इट विल बी द 3 + 2 + 3। आप चाहे यहाँ से इसको देखें यहाँ से देखें तो 3 + 2 + 3। सो इट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, सी ऑप्शन, 3 + 2 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरियल ग्रेन the single cotyledon of embryo is represented by serial grain। मतलब जो अनाज का दाना होता है उसके अंदर they are most of the cereals और cereals जो होते हैं they are monocot होते हैं। तो हमने डाइकॉट एम्ब्रियो भी स्टडी किया है और मोनोकॉट एम्ब्रियो को भी स्टडी किया है, डाइकॉट के लिए पूरा डेवलपमेंट देखा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि मोनोकॉट के अंदर उसका जो कॉटिलिडॉन होता है, जो उसकी दाल होती है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम या कि फिर प्रोफिल। सो इट इज स्कूटेलम, उसको स्कूटेलम कहते हैं क्योंकि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है ये 2 कवरिंग होती है। कोलियोप्टाइल जो है ये शूट फॉर्म करने वाले टिश्यू के सराउंडिंग में होती है और कोलियोराइजा जो है ये रूट फॉर्म करने वाले रेडिकल के सराउंडिंग में होती है। तो करेक्ट जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्कूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। सेकेंड ऑप्शन है रिमूविंग द एंड्रोशियम ऑफ फ्लावर before pollen grains are released। थर्ड ऑप्शन है treating the plants with low concentration of gibberellic acid and auxin। फोर्थ ऑप्शन है raising the plants from vernalized seeds। तो पार्थेनोकार्पी हमने स्टडी किया है, हमने स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन लास्ट टॉपिक में स्टडी किए थे। तो उसमें हमने देखा था पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। इस तरह से ये हमने अलग से 3 टॉपिक को लास्ट में स्टडी किया है कंपैरेटिव चार्ट्स के थ्रू। तो पार्थेनोकार्पी क्या होती है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन और कार्पो मतलब होता है फ्रूट। तो फ्रूट, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पी। और नेचुरल पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है, जैसे बनाना के अंदर कुछ फ्रूट्स जो ऐसे होते हैं जिनको इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी से बनाया जाता है।
जैसे ग्रेप्स हो गए, ऐसे ही कुछ एप्पल्स आते हैं, तो इनको इंड्यूस करके बनाया जाता है। और इंड्यूस करने के लिए जो हार्मोन सबसे कॉमनली यूज होता है वो होते हैं गिबेरेलिंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन को, वो है ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिबेरेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में गिबरेलिन्स और ऑक्सिन उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह से पार्थेनोकार्पी जो है वो इंड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। कैलोज वॉल से सराउंडेड कौन रहता है? ऑप्शन है मेल गैमिट, सेकेंड ऑप्शन है एग, सी ऑप्शन है पोलन ग्रेन्स, डी ऑप्शन है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कैलोज जो लेयर होती है, कैलोज की बनी हुई एक तरह का डिराइव्ड पॉलीसेकेराइड है, तो उससे बनी हुई लेयर किसके सराउंडिंग में होती है? मेल गैमेट के सराउंडिंग में, या कि एग के सराउंडिंग में, या फिर पोलन ग्रेन, या कि फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कैलोज की बनी हुई जो लेयर है, ये लेयर हम लोगों ने स्टडी किया था इसको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में। तो आउटर जो लेयर होती है इट इज एपिडर्मिस, पेरेंकाइमेटस होती है, फिर उसके बाद में एंडोथेशियम होती है जो कि डेhiscence में हेल्प करती है, और एंडोथेशियम के पास ही जो है कैलोज की थिकनिंग होती है। मिडल लेयर्स जो है वो मैच्योरिटी पर डीजनरेट हो जाते हैं, और उसके नीचे फिर जो है डायरेक्ट टेपेटम, और टेपेटम के नीचे हमको पाए जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये सीक्वेंस थी, हमने डायग्रामेटिकली उसको स्टडी किया था। तो इसमें पूछा गया कि कैलोज वॉल वाली लेयर जो है वो किसके सराउंडिंग में होती है। तो यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन है वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि जो मिडल लेयर्स होती हैं वो मैच्योरिटी पर डीजनरेट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट फिर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं टेपेटम के, और टेपेटम के जस्ट ऊपर जो है एंडोथेशियम आ जाती है मिडल लेयर्स डीजनरेट होने की वजह से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to the same species if they, मतलब दो प्लांट्स जो है वो सेम स्पेसीज को कब बिलोंग करेंगे, मतलब कौन से ऐसे फीचर्स हो कि दोनों प्लांट्स जो है हम उनको सेम स्पेसीज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, दे हैव मोर देन 90% ऑफ सिमिलर जीन। नेक्स्ट ऑप्शन है दे लुक सिमिलर एंड possess identical secondary metabolites। थर्ड ऑप्शन है दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फोर्थ ऑप्शन है दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। तो यहां पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ज्यादा आपको जो है वो स्पेसीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जो स्पेसीज का कंसेप्ट है वो आपने स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड वाला जो यूनिट है वहां पर आपने स्टडी किया है। और जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज है, किसने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज को? अर्नस्ट मेयर ने दिया था, या बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज भी कहा जाता है उसको। तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसीज जो होती है, या एक स्पेसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते ही हैं। क्रोमोसोम जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम हो, नंबर अलग अलग हो सकता है मेंबर्स में, अलग अलग मेंबर्स में, क्योंकि वैरायटीज अलग अलग प्रोड्यूस होती है। एक स्पेसीज के नीचे अगर हम लोग आएंगे तो वैरायटीज आ जाते हैं उसमें फिर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेम स्पेसीज को बिलोंग करने के लिए वो है the organism should be potentially interbreeding and they should produce fertile offsprings। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है
they can reproduce freely with each other and form seed. आपस में रिप्रोड्यूस करके सीड बना सकते हो, क्योंकि सीड बनाएंगे तो फिर सीड से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसका मतलब वो पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग भी हो गए हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। इजी क्वेश्चन है, मेल गैमेट जो है एंजियोस्पर्म के अंदर किसके डिवीजन से बनते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमने देखा है कि शुरू में वहां पर ऐसा होता है कि इसमें ये जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है जहां पर ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है आफ्टर पॉलिनेशन। तो इनिशियली यहाँ पर ये जो पूरा सेल है ये होता है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी इसको कहते हैं, और यहाँ पर ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है टिप के ऊपर, और शुरू में यहाँ पर जो है वो एक जनरेटिव सेल होता है। सो दिस इज द टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज होती है जहाँ इस स्टेज में नियर अबाउट 60% और मोर एंजियोस्पर्म अपने पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन के लिए शेड करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर जैसे ही ये पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो वहां से शुगरी नेक्टारियस सॉल्यूशन रिलीज होता है स्टिग्मा से, और उसके रिस्पांस में इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है जंप पोर के थ्रू। और मीनवाइल क्या होता है, जो ये वाला सेल होता है दिस इज द जनरेटिव सेल इनिशियली, फिर ये जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होता है, और इस माइटोसिस से दो न्यू सेल्स जो है ये फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों फॉर्म होने वाले न्यू सेल्स जो होते हैं इनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं। सो दीज आर मेल गैमेट, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ये पूरा स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा है कि मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट किससे बनते हैं, कौन से सेल से बनते हैं। तो हमने देखा ऊपर जो है एक जनरेटिव सेल था, तो जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन से ये फॉर्म होते हैं। जनरेटिव सेल जो है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है, तो उसके अंदर माइटोसिस ही होता है ताकि फर्दर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस ना हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शंस दिए हुए पहले जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या कि फिर माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो है ये तो पोलन ग्रेन को ही कहा जाता है, और इस हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा जो बनता है वो होता है जनरेटिव सेल। सो जनरेटिव सेल जो है इसके डिवीजन से माइक्रोस्पोर या इसके डिवीजन से मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। माइक्रोस्पोर याद रखिए पोलन ग्रेन के लिए टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following pairs of plant structure has haploid number of chromosome। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेंगे प्लॉइडी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन में ऑप्शन है, हर ऑप्शन में आपको दो दो नाम मिलेंगे। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पजेस करते हैं, मतलब जिनके पास में क्रोमोसोम का नंबर हाफ सेट वाला है। तो ऑप्शन है न्यूसेलस एंड एंटीपोडल। यहाँ पर जो है बना हुआ है एम्ब्रियो सेक, और इसके सराउंडिंग में जो है न्यूसेलस रहता है। न्यूसेलस जो है वो भी एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जब सीड डेवलप हो जाता है, और अगर वो परसिस्ट है तो न्यूसेलस जो है आगे चल करके पेरिस्पर्म बनाता है, जो कि एंडोस्पर्म की तरह ही न्यूट्रिशियस टिश्यू है। ऐसा देखने को मिलता है ब्लैक पेपर के अंदर। तो इसमें which of the following plant structures have haploid number of chromosome? न्यूसेलस एंड एंटीपोडल एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सी ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। डी है एग सेल एंड एंटीपोडल। तो हैप्लॉइड, न्यूसेलस के सेल डिप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल भले ही हैप्लॉइड है तो क्या हुआ, लेकिन न्यूसेलस के साथ दिया है तो ये जोड़ी में दोनों जो है
वो हैप्लॉइड नहीं, एक डिप्लॉइड एक हैप्लॉइड। एक न्यूक्लियस ये वाला, एक न्यूक्लियस ये हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने के बाद बनता है, तो वो डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ भी एक हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड है, हमको ऐसी जोड़ी पिकअप करना है जहाँ पे दोनों हैप्लॉइड हो। मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल। मेगास्पोर मदर सेल, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो चाहे मेगास्पोर मदर सेल हो, ये दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। और एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं, अगेन वन डिप्लॉइड वन हैप्लॉइड है। सी और डी ऑप्शन है एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, मतलब ये वाला सेल और ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल। तो ये दोनों सेल्स ऐसे हैं जो दोनों ही हैप्लॉइड हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द फिलीफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल। फिलीफॉर्म apparatus जो होता है वो ओव्यूल के एंट्रेंस पर क्या करता है, उसका फंक्शन। तो फिलीफॉर्म apparatus जो है ये बनता कैसे है, फिलीफॉर्म apparatus जो है ये फॉर्म होता है सिनर्जिड्स से। सपोज कर लो ये पोलन ट्यूब है, और जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर दोनों मेल गैमेट्स को लेकर के आता है, पोरोगेमी इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ये सिनर्जिड सेल्स इस तरह के ऐसे प्रोजेक्शंस बनाते हैं, एंड दीज प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। इस तरह से फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस बनाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये टिप ऑफ द पोलन ट्यूब को पकड़ के इसके मेल गैमेट्स को जो है, एक मेल गैमेट को यहां पर पहुंचाते हैं एक सेल के पास में, और दूसरे को फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करवाते हैं। तो इनका मेन फंक्शन जो हुआ, ये पोलन ट्यूब को गाइड करना हुआ कि कहां से पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट को ट्रांसफर करेगा। अब इसके अंदर कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पोलन ट्यूब जो है ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होता है। कभी ऐसा होता है कि ओव्यूल के बीच में से एंटर हो जाता है इंटीगुमेंट्स के थ्रू, तो उसको मीजोगैमी कहा जाता है। या कुछ स्पेसीज के अंदर जो है वो डायरेक्ट यहां से चलाजा वाले पोर्शन से अंदर एंटर होता है, तो उसको चलाजोगैमी कहते हैं। अब यहाँ पे ये पोर से जा रहा है माइक्रोपाइल से, तो उसको पोरोगैमी कहेंगे। और ट्यूब के थ्रू आना, क्योंकि ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये देमसेल्स जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप में तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इनको ट्यूब के थ्रू गाइड किया जाता है कि ट्यूब बराबर इनको जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंचाता है। तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है सिफोनोगैमी। सिफोन का मतलब होता है ट्यूब, सो फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, सिफोनोगैमी। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही ये टर्म जो है हमने स्टडी की है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है, फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इट गाइड्स द पोलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग, सिनर्जिड के थ्रू एग तक के पोलन ट्यूब को पहुंचाना। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। यूनिसेक्सुअलिटी किस चीज को प्रिवेंट करती है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि फ्लावर के पास में मेल या फीमेल जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्टेमेन और पिस्टिल, इन दोनों में से किसी एक का होना एक फ्लावर के पास में। मतलब जिस फ्लावर के पास में स्टेमेन रहेंगे तो फिर उसके पास पिस्टिल नहीं होगी, और जिस फ्लावर के पास पिस्टिल होगी मतलब फीमेल पार्ट होगा, तो उसके पास में मेल नहीं होंगे। अब ये चांसेस है यहाँ पर एक ही प्लांट के ऊपर कुछ फ्लावर्स ऐसे हो जो कि मेल फ्लावर्स हो, मतलब जिनके पास में स्टेमेन हो, और सेम प्लांट के ऊपर, उसी प्लांट के ऊपर कुछ अदर ब्रांचेस के ऊपर ऐसे फ्लावर्स हो जिनके पास में फीमेल पार्ट हो, मतलब पिस्टिल हो और स्टेमेन ना हो, ये हो सकता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है यूनिसेक्सुअलिटी, इसको मोनोसी कहते हैं, मोनोशियस कंडीशन। और डायोशियस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डायोशियस कंडीशन के अंदर ये होता है कि एक प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स होंगे वो सभी या तो मेल फ्लावर्स होंगे, मतलब स्टेमेन कंटेनिंग होंगे, और या तो सभी जो है वो पिस्टिलेट होंगे, मतलब फीमेल पार्ट रखने वाले होंगे। तो यहां पर ये पूछा है कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट,
यूनिसेक्सुअलिटी जो कंडीशन है ये किस चीज को रोकती है? इसको हमने कहां स्टडी किया है? इसको हमने स्टडी किया है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। याद होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने अलग अलग मैकेनिज्म पढ़े हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। जैसे डाइकोगेमी पढ़ा, हेटेरोस्टाइली पढ़ा, सेल्फ स्टेरिलिटी पढ़ा और चौथा यूनिसेक्सुअलिटी पढ़ा। तो इस तरह के 4 जो बेसिक मैकेनिज्म है ये हमने स्टडी किए हैं। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर एक और एडिशनल मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसको हर्कोगेमी कहते हैं। हर्कोगेमी मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई फिजिकल बैरियर का आ जाना। तो हर्कोगेमी जो है ये तो अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए यहां पर अभी बता दे रहा हूं। हर्कोगेमी जो है ये देखने को मिलता है फैमिली एस्कल्पिडेसी के मेंबर्स में। तो वहां पर जो है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये एक बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको पॉलिनिया कहा जाता है। तो ये देखने को मिलता है एस्कल्पिडेसी के अंदर और वहां पर जो है पॉलिनिया पूरे बंच के साथ में होते हैं। सो ये इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन है मैं पहले पढ़ देता हूं उसको, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा यूनिसेक्सुअलिटी किस चीज को रोकती है। फर्स्ट ऑप्शन है जीटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी। सेकंड ऑप्शन है ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। सी ऑप्शन है ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। डी ऑप्शन है बोथ जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। तो ये टर्म्स तो सब हमने पढ़ी है। ऑटोगेमी मतलब कि सेम फ्लावर से के पोलन ग्रेन का सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। जीटोनोगेमी में जो है वो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होना, लेकिन सेम प्लांट पर होना चाहिए वो। और जीनोगेमी में क्या होगा, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का किसी दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होना जो कि किसी दूसरे प्लांट पर होगा। तो ये टर्म्स तो हमने सब स्टडी की हैं। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी के लिए पूछा गया है कि कौन सी चीज को वो रोकता है। तो ऑप्शन में जीटोनोगेमी बट नॉट जीनोगेमी है। फिर बी ऑप्शन में है ऑटोगेमी जीटोनोगेमी, तो ऑटोगेमी जीटोनोगेमी। फिर सी ऑप्शन है ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी और डी ऑप्शन है बोथ जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। वैसे ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से ही उठा करके पूछ दिया है। तो यहां पर जो यूनिसेक्सुअलिटी है फ्लावर की, मतलब एक फ्लावर के पास में या तो स्टेमेंस का होना, स्टेमिनेट टाइप के फ्लावर होना, और या के फिर जो है वो सारे के सारे फ्लावर्स का पिस्टिलेट होना। तो ये जो है वो ऑटोगेमी को तो सक्सेसफुली रोक देगी। ऑटोगेमी को किस तरह से, एक फ्लावर है या तो उसके पास मेल है या तो फीमेल है, तो दोनों तो है नहीं, तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गया। लेकिन जीटोनोगेमी को नहीं रोकेगी। जीटोनोगेमी पॉसिबल है। जीटोनोगेमी मतलब कि जो मेल फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन निकल करके उसी प्लांट के किसी दूसरे ब्रांच पर अगर कोई फीमेल फ्लावर है और उसकी स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव है तो उसके ऊपर वो ट्रांसफर हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी, मतलब यूनिसेक्सुअलिटी ऑटोगेमी को रोकती है लेकिन जीटोनोगेमी को नहीं रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। इसमें से एंजाइम एक्शन के लिए रेजिस्टेंट क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस या कौन सी लेयर दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन है पोलन एक्साइन, सेकंड ऑप्शन है लीफ क्यूटिकल, सी ऑप्शन है कॉर्क, डी ऑप्शन है वुड फाइबर। तो रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शन हमने स्टडी किया है कि पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है आउटर लेयर वो बनी हुई होती है बहुत हार्ड सब्सटेंस से जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। तो पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है, सपोज कर लो ये एक्साइन और ये एंटाइन यहां पर बीच बीच में जम पोर्स होते हैं। तो ये जो एक्साइन है ये एक्साइन ये हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। प्लांट वर्ल्ड के अंदर ऐसा माना जाता है कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है
और यही वजह है कि पोलन ग्रेन जो है वो कई कई साल तक के अपने आप को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सेल्फ प्रिजर्व हो सकते हैं। तो कई कई साल तक का वो फिर डिजेनरेट नहीं होते स्पोरोपोलिन की वजह से। तो ये डिपॉजिटेड होती है एक्साइन के ऊपर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है पोलन एक्साइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एपोमिक्टिक embryos in citrus arise from, apomictic embryos in citrus arise from, apomictic embryo जो है सिट्रस के अंदर, सिट्रस मतलब लेमन और मौसमी संतरा ये सब उसमें आते हैं, तो एक पूरी फैमिली है इनकी सिट्रस प्लांट्स की, फैमिली रोटेसी, उसके अंदर में आते हैं। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो है सिट्रस में किस तरह से अराइज होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन है सिनर्जिड्स, सेकेंड ऑप्शन है मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू, थर्ड ऑप्शन है एंटीपोडल सेल्स, फोर्थ ऑप्शन है डिप्लॉइड एग। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो सिट्रस प्लांट है उसमें कैसे अराइज होती है, तो यहां इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू रहता है, स्पोरोफाइट टिश्यू यानी कि उसके प्लांट का जो डिप्लॉइड टिश्यू है उसके थ्रू एपोमिक्टिक सीड अराइज होते हैं। मतलब वहां पर जो है मियोसिस नहीं होता और डायरेक्ट फिर जो है वो प्रोट्रूड कर देता है एम्ब्रियो सैक के अंदर कोई सेल और वहां पर जाकर के फिर वो डेवलप हो जाता है। तो ये कंडीशन आती है और ये कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनी को भी लीड करती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी को भी लीड करती है और बहुत सारे जो एम्ब्रियो और बहुत सारे जो सीड्स फॉर्म होते हैं वो एपोमिक्टिक होते हैं, मतलब ऐसे सीड होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड, मतलब कि पोलन ग्रेन का किसी दूसरे फ्लावर पर जाना लेकिन सेम प्लांट पर ही रहना, मतलब उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर जाना, इसको क्या कहते हैं। बहुत इजी, अभी मैंने बताया इसके पहले के क्वेश्चन में। ऑप्शन है जीनोगेमी, सेकंड ऑप्शन है जीटोनोगेमी, थर्ड ऑप्शन है कैरियोगेमी, डी ऑप्शन है ऑटोगेमी। तो जीटोनोगेमी कहा जाता है, जीटोन का मतलब होता है नेबरिंग, तो नेबरिंग फ्लावर पर जाना इसको जीटोनोगेमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड से पॉलिनेट होने वाले मतलब एनिमोफिलस फ्लावर्स कैसे होते हैं। ऑप्शन है स्मॉल ब्राइटली कलर्ड कॉमा प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, ये साथ में ही दिया है तीनों फीचर्स एक ही ऑप्शन में, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। सेकंड ऑप्शन है स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ऐसा दिया हुआ है। सी ऑप्शन है लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टार एंड पोलन ग्रेन, डी ऑप्शन है स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टार एंड ड्राई पोलन ग्रेन। तो यहां पे कुछ फीचर जो है वो हर ऑप्शन में एक एक दो दो फीचर ऐसे दिए हुए हैं जो एनिमोफिली के हैं और एक आध ऐसे दिए हुए जो अदर कॉन्ट्रीबेंट्स के हैं, अदर एजेंसी के लिए हैं। तो हमको देखना है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर है। तो सबसे पहले स्मॉल पोलन ग्रेन तो रहते हैं, पोलन ग्रेन छोटे जितने रहेंगे उतने हल्के रहेंगे, तो आसानी से वो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू फ्लोट हो सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं स्टिग्मा पर। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, ड्राई रहेंगे तो भी आसानी से फ्लोट हो पाएंगे, और पोलन ग्रेन तादाद में ज्यादा होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं। सो दे आर स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, मोर इन नंबर होते हैं, ड्राई होते हैं और छोटे होते हैं। इवन फ्लावर्स भी बहुत छोटे होते हैं और नेक्टार की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई लिविंग एजेंट से उसको पॉलिनेट नहीं होना है, और उसके जो कैलिक्स कलोरा होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट या अट्रैक्टिव नहीं होते, उसकी जरूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी,
small producing large number of pollen grains. Then question number 24 है एग्जामिन द फिगर्स A to D. चार फिगर दी हुई है ABCD करके, इनको हमको देखना है गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ A to D. A से D तक का ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट अपने को पिकअप करना है. इन विच all the four structures A, B, C, D are identified correctly. तो यहां पर जो है चार प्लांट्स के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं और हमको उसको आइडेंटिफाई करना है. उसमें से तीन जो है वो प्लांट के फोटोग्राफ है और एक जो दिया हुआ है वो एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है. तो पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो है वो फोटोग्राफ देख करके उनके नाम याद आना चाहिए. अब ये आपको जो है 11th की बुक में जो किंगडम प्लांटे है वहां पर भी ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं और हमको यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग में तो नहीं दी हुई है, लेकिन आपको 11 में मिल जाएंगी किंगडम प्लांटे के वही फोटोग्राफ दिए हुए हैं, वही प्लांट्स के जो इमेजेस है वो दिए हुए हैं. तो यहाँ पर फोटोग्राफ दिया हुआ है और उसके एक स्ट्रक्चर को लेबल किया है, मतलब उसको मार्किंग किया हुआ है. तो उनमें से कुछ फोटोग्राफ आपको जो है यहां पर मिलेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पेज नंबर 12 पर. आप देखो एनसीईआरटी के, तो यहां पे प्लांट्स के इमेजेस दिए हुए हैं. तो इसमें जो पहला प्लांट जो दिया हुआ है फर्स्ट वो है आइकोर्निया. बी वाला जो है वो है मार्केंशिया, यानी सेकेंड नंबर वाला जो है मार्केंशिया है. और उसके बाद में सी वाला, सी तो पॉइंट पर लेबल किया लेकिन तीसरे नंबर पर ये एम्ब्रियो सैक है. और डी जो है जो प्लांट है, पूरा प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, ये है चारा या के कारा जिसको हम कहेंगे, उसका गैमेटोफाइट डेवलपमेंट दिखाया है. तो किस तरह से ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं, यहां पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है राइजोम, स्पोरेंजियोफोर, पोलर सेल, डी ग्लोब्यूल. फिर बी ऑप्शन में है रनर, मतलब वो जो आइकोर्निया का जो एरो मार्क करके जहां पर ए लिखा है उसका नाम, और मार्केंशिया में जहां पर बी लिखा है उसका नाम, और एम्ब्रियो सेक में जहां पर सी लिखा है उसका नाम, और जो अलगी है चारा या कारा उसके डी वाले का लेबल, ये पूछा गया है. तो सेकंड जो ऑप्शन है रनर, आर्किगोनियोफोर, सिनर्जिड, एंथ्रीडियम. हमको ये पिकअप करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ऊपर के सभी लेबल को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है. ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑफसेट, एंथेरिडियोफोर, एंटीपोडल्स या के ओगोनियम. डी ऑप्शन में दिया हुआ है सकर, सीटा, मेगास्पोर मदर सेल और जेमा कप. तो यहां आपको आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है आइकोर्निया का वो है ऑफसेट, जो कि एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोपाग्यूल है और फ्लोट करने में भी हेल्प करता है. फिर जो बी है वो है एंथ्रीडियोफोर. एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो है बहुत क्लोजली रिजेंबलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप इस डायग्राम में तो इतना करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है. जो आर्किगोनियोफोर होता है मतलब फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो होता है, उसके ऊपर आपको जो है वो लीफ लाइक फ्लोरेट्स मिलेंगे, मतलब फ्लावर के जैसे सेपल्स होते हैं लीफ लाइक वैसे फ्लोरेट्स मिलेंगे. जबकि जो एंथ्रीडियोफोर होता है उसके ऊपर आपको लीफ लाइक फ्लोरेट नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूअस फ्लोरेट्स मिलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा. तो यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो यहां पे लीफ लाइक फ्लोरेट्स नहीं है. तो ये है एंथ्रीडियोफोर. फिर सी वाले डायग्राम में तो सीधा सीधा समझ में आता है, इसी को आगे जाकर के एक सेल को सी लिखा हुआ है. तो
तो ये क्या है, एंटीपोडल है। और डी वाले में जो लिखा गया है वो ऊपर वाले एक एलिप्टिकल स्ट्रक्चर को लेबल किया गया है, तो वो है ओगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और उसके नीचे जो स्फेरिकल है जिसको लेबल नहीं किया गया वो है एंथेरिडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑफसेट, बी एंथेरिडियोफोर, सी एंटीपोडल, डी ओगोनियम। ऑफसेट, एंथेरिडियोफोर, एंटीपोडल, ओगोनियम। ऑप्शन सी जो है इस सीक्वेंस में करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। Filiform apparatus is a characteristic of, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है filiform apparatus? ऑप्शन है सस्पेंसर, बी है एग, सी ऑप्शन है सिनर्जिड्स, डी ऑप्शन है जाइगोट। सो बहुत ही सिंपल है, यहां पर बना हुआ कि है filiform apparatus जो है किससे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिनर्जिड्स, तो सिनर्जिड से फॉर्म होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, सिनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 26। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब न्यूसेलस का कोई सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाना, और उसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो का एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आना, इस कंडीशन को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन है सिट्रस, सेकंड है गॉसिपियम, और सी ऑप्शन है ट्राइटिकम, डी ऑप्शन है ब्रासिका। तो साइंटिफिक नेम है सभी। अब सिट्रस तो मैं बता चुका हूं क्या कौन सा प्लांट होता है। गॉसिपियम जो होता है ये कॉटन का जो प्लांट है वो रहता है। ट्राइटिकम जो है व्हीट है, कॉमन व्हीट। ब्रासिका जो है ये मस्टर्ड है। तो न्यूसेलर टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी, इन जनरल पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए जो एग्जांपल हमको दी हुई है एनसीईआरटी में वो है सिट्रस प्लांट की। तो सिट्रस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है ये न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following pollination is autogamous? इनमें से कौन सी कंडीशन ऑटोगैमस है? पॉलिनेशन की बजाय यहां पे कंडीशन लिखना चाहिए। मतलब ये कि ऑटोगैमी को कौन सी कंडीशन जो है वो फेवर करवा रही है। तो ऑप्शन है जीटोनोगैमी, सेकंड ऑप्शन है जीनोगैमी, सी ऑप्शन है कैस्मोगैमी, डी ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी या क्लीटोगैमी भी पढ़ते हैं। तो ये सभी हमने स्टडी किया है। टर्म्स तो पता होना चाहिए सभी टर्म्स की मीनिंग। तो जीटोनोगैमी मतलब नेबरिंग फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, जीनोगैमी यानी किसी दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होना, कैस्मोगैमस फ्लावर्स किसको कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स जो अपने आप को ओपन कर लेते हैं, पूरी तरह से खुल जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, उनको कैस्मोगैमस कहते हैं। और क्लिस्टोगैमी क्लोज्ड फ्लावर। तो इनमें से सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी, किस कंडीशन में ऑटोगैमी सबसे ज्यादा फेवर होगी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2011 के अलावा भी। 2011 का दिया हुआ है लेकिन उसके अलावा भी कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इवन महाराष्ट्र सिटी में भी एक बार ये क्वेश्चन इसके ऊपर क्लिस्टोगैमी पे आ चुका है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्लिस्टोगैमी, क्योंकि फ्लावर जो है वो क्लोज रहते हैं, खुलते ही नहीं है। जब फ्लावर खुलेंगे ही नहीं तो पोलन ग्रेन कहीं और से आने या इस फ्लावर का पोलन ग्रेन कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर सेम फ्लावर के ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। So D option is correct, क्लिस्टोगैमी। Next question number 28. Wind pollination is common in. Wind pollination किसमें कॉमन है?
ऑप्शन है लिग्यूम्स, लिलीज, सी ऑप्शन है ग्रासेस, डी ऑप्शन है ऑर्किड्स। तो ग्रासेस उसके जो उसके जो स्टेमन होते हैं लॉन्ग फिलामेंट वाले होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, छोटे छोटे और हल्के पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमको एनिमोफिली के अंदर देखने को मिलते हैं। सो विंड पॉलिनेशन जो है ये कॉमन है ग्रासेस के अंदर। करेक्ट ऑप्शन सी ग्रासेस। 29 क्वेश्चन नंबर, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है चलाजल साइड वाला, किस में डेवलप होता है आगे जाकर के? ऑप्शन दिए हुए हैं एम्ब्रियो सैक, सेकंड ऑप्शन है ओव्यूल, थर्ड ऑप्शन है एंडोस्पर्म, फोर्थ ऑप्शन है पोलन सैक। सो फंक्शनल मेगास्पोर इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होता है पूरा। करेक्ट ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कॉमन है? ऑप्शन है बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों डाइकॉट के लिए एप्लीकेबल हो, मोनोकॉट भी होते हैं। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा पहले ही पढ़ने में समझ में आ रहा है कि रिलेवेंट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, दोनों जो है वो फ्लावरिंग फेज को बाईपास करते हैं। तो दोनों तो नहीं करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस के अंदर हमको पूछा गया है। तो एपोमिक्टिक जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस कर लेते हैं। सी ऑप्शन है बोथ ऑकर राउंड द ईयर, दोनों साल भर होते हैं। डी ऑप्शन है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ज्यादा क्लोजली रिजेंबलिंग जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर चुनना है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके थ्रू जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्लोन्स कहते हैं। हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, जो अपने पेरेंटल प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। और यहां एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्टिक सीड्स जिसके जो के सीड फॉर्म होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के बगैर, तो यहां पर भी जो प्लांट्स ग्रो होते हैं एपोमिक्टिक सीड के थ्रू, वो भी अपने किसी एक ही पेरेंटल फीचर की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, मतलब ज्यादा टेंडेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दोनों के अंदर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो उनके पेरेंट से रिजेंबलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, an organic substance that can withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट के हार्श कंडीशन को रेजिस्ट करता है, बर्दाश्त करता है? तो कई बार हमने पढ़ा है, ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्यूटिकल, सेकंड ऑप्शन स्पोरोपोलिन, थर्ड लिग्निन, फोर्थ सेलुलोज। तो इसमें से जो स्पोरोपोलिन सब्सटेंस है जो कि एग्जाम पर रहता है, वहां लिखा हुआ है उस तरफ, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, हार्श अल्कली या फिर एसिडिक कंडीशन, सभी को स्पोरोपोलिन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी स्पोरोपोलिन। 32 क्वेश्चन है, इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। पॉलिनेटिंग एजेंट अब्सेंट हो, मतलब कि हवा भी ना हो और इंसेक्ट भी ना हो, तब भी सीड फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन है कॉमेलिना, सेकंड ऑप्शन है जोस्टेरा, थर्ड ऑप्शन है साल्विया, फोर्थ ऑप्शन है फिग। तो ऐसा देखने को मिलता है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के अंदर। तो आपको इनडायरेक्टली ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कौन से हैं। तो कॉमेलिना एग्जांपल हमने पढ़ा है, कॉमेलिना, वायोला, इस तरह से कॉमन पेंसिल इसको कहते हैं, ये हमने स्टडी किया है। तो कॉमेलिना इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप पोर? जंप पोर का क्या फंक्शन है? वो वहां पर जो जंप पोर बने हुए हैं। तो ऑप्शन यहां पर है इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, सेकंड है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, सी है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, डी है रिलीज ऑफ मेल गैमेट। तो इट इज वेरी कॉमन, जो पोलन ट्यूब फॉर्म होता है किसी भी एक जंप पोर से निकल करके फॉर्म होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब।
क्वेश्चन नंबर 34, which of the following statement is wrong? ऑप्शन है when pollen is shed at two celled stage, double fertilization does not take place. सेकेंड ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट पिकअप करना है. सी ऑप्शन है पोलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स. ऑप्शन डी है इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. तो यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है. ऑप्शन डी तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि एक्साइन जो होती है वो तो स्पोरोपोलिन की होती है, इंटाइन जो होती है सेलुलोज और पेक्टिन की होती है. सो ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. आप एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं कि कौन सा रॉन्ग है स्टेटमेंट. सी ऑप्शन है इसके अंदर पोलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ. हमने पढ़ा है कुछ प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो कई महीनों तक का वायबल रहते हैं और कुछ के अंदर कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं. जैसे फैमिली रोजेसी है, लेगुमिनोसी, ऐसे महीनों तक का वायबल रहते हैं. और फैमिली जो है वो ग्रामीणी जो फैमिली है, ग्रास वाली फैमिली, पोएसी भी कहते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो बहुत कम ड्यूरेशन की होती है, आधे पौने घंटे की होती है. तो ये ऑप्शन तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. बी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल. इट इज आल्सो करेक्ट. यहां पर देख सकते हैं पूरा वेजिटेटिव सेल है, लार्जर है जनरेटिव सेल से. तो बचता है ऑप्शन ए. व्हेन पोलन इज शेड एट टू सेल्ड स्टेज, बोला गया जब दो सेल्ड स्टेज पर पोलन ग्रेन शेड होंगे, रिलीज होंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो ऐसा नहीं होता है. दो सेल्ड स्टेज पर भी अगर रिलीज होता है तो भी जो दूसरा माइटोटिक डिवीजन है वो वैसे तो ज्यादा करके टू सेल्ड स्टेज पे ही रिलीज होता है. अगर तीन सेल्ड स्टेज पर भी रिलीज हो तो भी डबल फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. 35 क्वेश्चन है प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय. यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल है, तो किससे पॉलिनेट होते हैं? तो ऑप्शन है बीज, सेकंड बटरफ्लाई, थर्ड बर्ड्स, फोर्थ है विंड. तो ज्यादा करके जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें मोनोकार्पिलरी या फिर मल्टी कार्पिलरी ओवरी होती है, पिस्टिल होती है. सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी विंड. क्वेश्चन नंबर 36, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, क्लोज्ड फ्लावर का एडवांटेज. ऑप्शन है नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, सेकंड है विविपेरी, सी है हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, डी है मोर विगरस ऑफस्प्रिंग्स. तो यहां पर क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है वो क्लोज्ड रहते हैं, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होते और ऑटोगेमी उसके अंदर ज्यादा फेवरेबल, बल्कि ऑटोगेमी इज वन ऑफ द मोड होता है उनका. तो यहां करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो नीट में इससे पहले वाला भी और इसके बाद के भी क्वेश्चन दोनों नीट 2013 में पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 37 है मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यानी मेगा स्पोरेंजियम हम किसको कह सकते हैं? ऑप्शन है न्यूसेलस, सेकंड है ओव्यूल, सी है एम्ब्रियो सैक, डी है फ्रूट. तो मेगा स्पोरेंजियम हम जो है कहते हैं ओव्यूल को. ये जो पूरा ओव्यूल है दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम. करेक्ट ऑप्शन ओव्यूल बी. क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statement is correct? ऑप्शन है एंडोथेशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, सेकंड है टेपेटम nourishes the developing pollen, सी है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, डी ऑप्शन है स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड. ये भी नीट का ही क्वेश्चन है 2013 का. तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना. पहला देखिए क्या दिया है, एंडोथेशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, ये इनकरेक्ट है. माइक्रोस्पोर एंडोथेशियम से प्रोड्यूस नहीं होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है. दूसरा है टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा एकदम करेक्ट है क्योंकि टेपेटम जो है वो
नॉरिशिंग सब्सटेंसेस रिलीज करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एंटाइन। आउटर को एंटाइन नहीं कहते हैं, आउटर को एंजाइम कहते हैं। और डी है स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो स्पोरोजिनस टिश्यू या इसको मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। तो ये होती है डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। जनरली ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं मोनोकॉट्स के अंदर वो एंडोस्पर्मिक होते हैं या अल्बोमिनस होते हैं। बी ऑप्शन है मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैंगो में सीड होता है और पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो मैंगो इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो नहीं है। सी है अ प्रोटीनेशियस अल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। मेज का जो ग्रेन होता है उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है और एंडोस्पर्म से डिराइव होती है, उसको एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। तो प्रोटीन की होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। और डी स्टेटमेंट स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो स्टेराइल पिस्टिल को स्टेमिनोड नहीं कहते हैं, स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटोनोगेमी इन्वॉल्व। तो ऑप्शन इजी है, आपको से कर लेना इसको, क्योंकि जीटोनोगेमी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फंक्शंस ऑफ फिलीफॉर्म apparatus, functions of filiform apparatus is to, option है recognize the suitable pollen at stigma. Function of filiform apparatus is to recognize the suitable pollen at stigma. second है stimulate division of generative cell. c है produce nectar. d है guide the entry of pollen tube. तो यहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन पूछा है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन? गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है नॉन अल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन अल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, किस में प्रोड्यूस होता है ये पूछा है। तो ज्यादा करके डाइकॉट है। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा करके डाइकॉट है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। सो यहां पे ऑप्शन है मेज, सेकेंड ऑप्शन है कैस्टर, सी ऑप्शन है व्हीट, डी ऑप्शन है पी। तो यहां पे नॉन अल्बुमिनस सीड जो है ये प्रोड्यूस होता है पी प्लांट के अंदर, पी प्लांट के सीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। जो हाइलम है ये एक निशान होता है, किस चीज के ऊपर पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है फ्रूट कॉमा वेयर स्टाइल वॉज प्रेजेंट। फ्रूट और जहां पर फ्रूट का वो पार्ट जहां पर स्टाइल प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है सीड कॉमा करके दिया वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट। तो ये जो हाइलम होता है ये वो पॉइंट होता है जो एनाट्रोपस ओव्यूल या किसी भी ओव्यूल को फ्यूनिकल से यानी उसके स्टॉक से कनेक्ट करता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हाइलम कहते हैं। ऑप्शन सी है सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। तो सी में यहां पे सीड का वर्ड यूज किया है। ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हाइलम होता है वो एक छोटा सा निशान होता है जो कि फ्यूनिकल से कनेक्टेड होता है जहां पर सीड। ऑप्शन डी में बोला गया फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू पेडिसेल। फ्रूट का वो पार्ट जहां जो पेडिसेल से अटैच होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे है सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। सीड का वो पार्ट जहां से फ्यूनिकल उसको अटैच करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, फिलीफॉर्म एपरेटस के ऊपर ही है, और फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सिनर्जिड, सेकंड ऑप्शन सिनर्जिड है, आप देख सकते हैं उसमें कई बार आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इन 51 में, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन दिया हुआ है इन्वॉल्व मियोसिस, सेकंड ऑप्शन है ऑकर इन ओव्यूल, सी ऑप्शन है ऑकर इन एंथर, डी ऑप्शन है फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। तो एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये पूरा एम्ब्रियो से ये क्या इन्वॉल्व करता है। तो इसके अंदर देखो कैसा ऑप्शन दिया हुआ है, इन्वॉल्व मियोसिस, ऑकर इन ओव्यूल, ऑकर इन एंथर, दे फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। तो हमको पता है कि दोनों प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगास्पोरोजेनेसिस हो, दोनों में मियोसिस भी लगता है और माइटोसिस भी लगता है। तो दोनों के लिए जो कॉमन ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन, इन्वॉल्व्स मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, किस प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब या तो मेल या तो फीमेल। तो ऑप्शन दिए हुए हैं चाइना रोज, सेकंड ऑप्शन है अनियन, सी ऑप्शन है पी, डी ऑप्शन है कुकुम्बर। तो इसमें से यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं ये कुकुम्बर में होते हैं, क्योंकि कुकुम्बर के अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर ये सभी के अंदर गर्ड फैमिली भी कहते हैं इसको, जिटोनोगेमी जो है ज्यादा फेवर होता है, ऑटोगेमी फेवर नहीं होता उतना, जिटोनोगेमी फेवर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कुकुम्बर, 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, कोकोनट वाटर क्या होता है, टेंडर कोकोनट यानी जो कोकोनट का जो पार्ट होता है उससे बनने वाला जो कोकोनट वाटर यानी खोपरे के अंदर जो पानी पाया जाता है, नारियल पानी जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है। तो यहां ऑप्शन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ सीड कोट, सेकंड है डिजनरेटेड न्यूसेलस, सी है इमैच्योर एम्ब्रियो, डी है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो इट इज अ फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड होता है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन में दिया है जैक फ्रूट, बनाना, ब्रिंजल, एप्पल। तो पार्थेनोकार्पिक, इसके अंदर पार्थेनोकार्पिक जो है बनाना है, नेचुरल पार्थेनोकार्पिक हमने कई बार एग्जांपल स्टडी की है। तो बनाना जो है इट इज अ नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस होता है, नेचुरली सीडलेस होता है, राइजोम से जो है उसको प्रोपेगेट करते हैं वेजिटेटिवली। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस, एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, सेकंड ऑप्शन है 3 स्पर्म, यहां पे स्पर्म का मतलब मेल गैमेट है, सी है 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, डी ऑप्शन है सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, यहां पर ये मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। तो देख लीजिए वहां पर क्या है, 2 स्पर्म, स्पर्म का मतलब क्या है मेल गैमेट, तो 2 मेल गैमेट है और एक वेजिटेटिव सेल है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। तो इस चैप्टर से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं, मैंने बीच में सिर्फ हार्डली 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने स्किप किए हैं, और जो कि रिपीट हुए उन्हीं को मैंने स्किप किया है, जबकि मैंने सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के करवाए हैं इधर से। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपके रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में 2 चैप्टर्स जो है वो बहुत बड़े भी हैं और ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं, एक रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहां से मैंने जो है वो मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाए आपको, ये रीजन है कि मैंने पूरा कंप्लीट लेक्चर एमसीक्यूज को और विद एक्सप्लेनेशन, और ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एमसीक्यू में हमने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, जहां पर चीजें रिपीट हुई है वहीं पर हमने जो है वो दूसरे क्वेश्चंस का रेफरेंस लिया है। तो ये हमने कंप्लीट किया है
ऐसे ही हम लोग जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी करेंगे अगले लेक्चर में। तो 2 चैप्टर्स जो है इसके अंदर काफी ज्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं। पूरा यूनिट ही बहुत स्कोरिंग है, लेकिन 2 चैप्टर बड़े हैं तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज वहां से ज्यादा आते हैं। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीछे हैं, वो आप सॉल्व करिए, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछना। तो यहां पर हम लोग जो है अपना ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं।